गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या कोई कंपनी मुनाफे में होने के बावजूद दिवालिया हो सकती है? हो सकती है, अरे होती है। मतलब कागज पर तो सब चंगा है, सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन पता चलता है कि कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। ये बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं खतरनाक पैराडॉक्स है। हाँ। और इसका सीधा कनेक्शन आज के हमारे टॉपिक से है, कैश बजट। असल में प्रॉफिट और कैश दो अलग अलग कहानियां हैं। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कंपनियां अपनी कैश की कहानी का अनुमान कैसे लगाती हैं और ये क्यों प्रॉफिट की कहानी से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम कैश बजट तैयार करने के तरीकों के ऊपर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, मतलब ये देखेंगे कि एक छोटा दुकानदार और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी नकदी को कैसे देखते हैं और क्यों उनके तरीके इतने अलग हैं। बिल्कुल, उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 मुख्य तरीके हैं: रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और बैलेंस शीट मेथड। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सबसे सीधा साधा तरीका, रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड। इसका नाम सुनकर तो लगता है कि यह बस कितना आया कितना गया का हिसाब है। बिल्कुल, ये उतना ही सिंपल है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट जैसा है। अच्छा। अब बस ये देखते हैं कि पीरियड की शुरुआत में आपके पास कितना कैश था, फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, और जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। एग्जैक्टली। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ प्योर कैश। अच्छा, तो इसके स्टेप्स भी आसान होंगे। जैसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो, हाँ, फिर सारी एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स जैसे कैश सेल्स, पुराने उधार की वसूली, उन्हें जोड़ो। सही। फिर सारे एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स जैसे सप्लायर्स को पेमेंट, किराया, सैलरी, उन्हें घटा दो। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ असली कैश पर फोकस करता है। मतलब उधार वाली बिक्री नहीं। नहीं, अगर आपने किसी को 1 लाख का माल उधार पर बेचा है तो जब तक वो 1 लाख आपके हाथ में नहीं आ जाते, इस बजट में उसकी कोई जगह नहीं है। भले ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो 1 लाख की सेल दिख रही हो। हाँ, पीएनएल में दिखेगा, यहाँ नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महीने की शुरुआत में मेरे पास 50,000 रुपए कैश है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कैश सेल से 1 लाख आएंगे और देनदारों से, मतलब जिन लोगों को मैंने पहले उधार दिया था, उनसे 80,000 मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 1,80,000 का कैश इनफ्लो हुआ। हाँ, और कैश आउटफ्लो का क्या? मुझे सप्लायर्स को 90,000 देने हैं, सैलरी के लिए 40,000 और दुकान के किराए के लिए 20,000। तो कुल भुगतान हुआ 1,50,000। हाँ, तो कैलकुलेशन सीधा है। 50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,50,000। महीने के अंत में मेरे पास 80,000 रुपए बचेंगे। ये छोटे बिजनेसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। उन्हें हर महीने जानना होता है कि हाथ में कितना कैश रहेगा। लेकिन इसमें कोई तो मुश्किल होगी, इतना सीधा भी नहीं हो सकता। है।
इस सीधे साधे तरीके में एक बहुत बड़ा पेच, एक जाल है। वो क्या? इसकी सबसे बड़ी चुनौती है सही अनुमान लगाना। कई छोटे बिजनेस सेल्स का अनुमान तो लगा लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ग्राहक भुगतान करने में देरी कर सकते हैं। अच्छा। आपने सोचा था पैसा 15 तारीख को आएगा, पर वो अगले महीने आया, तब तक आपका पूरा बजट बिगड़ चुका होता है। बात तो सही है। ठीक है, तो पहला तरीका तो सीधा साधा कैश इन कैश आउट है। लेकिन यहीं पे वो प्रॉफिट वाला सवाल वापस आता है। क्या होता है जब कोई कंपनी बहुत सारा सामान उधार पे बेच रही हो? हाँ। इसका लाभ तो दिखेगा, पर कैश का क्या होगा? सही। शायद यहीं पर दूसरी विधि काम आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। दूसरा मेथड, जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड कहते हैं, इसी सवाल का जवाब देने के लिए बना है। ये कैश से शुरू नहीं होता। तो फिर? ये प्रॉफिट से शुरू होता है और फिर उसे एडजस्ट करके कैश तक पहुंचता है। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। हम लाभ से शुरू क्यों कर रहे हैं जब हम नकदी की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए आपकी जेब से असल में कोई कैश नहीं जाता। जैसे? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास। आपने एक मशीन खरीदी और अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से आप हर साल उसकी कीमत का एक हिस्सा खर्चे में दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। इससे आपका प्रॉफिट तो कम हो जाता है, पर क्या आपने असल में किसी को कैश दिया? नहीं, कैश तो मशीन खरीदते वक्त ही चला गया था। बिल्कुल, वो बस एक कागजी खर्चा है। अच्छा, तो ये मेथड ऐसे ही नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करता है। मतलब प्रॉफिट से शुरू करो, हाँ, फिर डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे वापस जोड़ दो, क्योंकि उनमें कैश नहीं गया। सही। और इसके बाद वर्किंग कैपिटल में बदलाव को एडजस्ट किया जाता है। ये वर्किंग कैपिटल क्या चीज है? वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी वो पैसा है जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब अब यहाँ ध्यान से समझिए। अगर आपके देनदार डेटर्स बढ़ गए, इसका मतलब है कि आपने सेल्स तो कर दी, प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो कैश कम हो गया। हाँ, तो आपका कैश तो कम हो गया ना। इसलिए प्रॉफिट से कैश पर आने के लिए हम देनदारों में हुई बढ़ोतरी को घटा देते हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स के बढ़ने से नकदी कैसे बच जाती है? ये थोड़ा उल्टा लगता है। बिल्कुल, लेनदार वो लोग हैं जिनसे आपने माल या सर्विसेज खरीदी हैं पर अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं की है। तो आपने खर्चा तो अपनी बुक्स में दिखा दिया, जिससे प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कैश तो आपकी जेब में ही है। अरे हाँ, क्योंकि भुगतान तो किया ही नहीं। आपने भुगतान करने के लिए ज्यादा समय ले लिया, इसलिए प्रॉफिट से कैश पर आते समय हम लेनदारों में हुई बढ़ोतरी को वापस जोड़ देते हैं। कमाल है। तो ये मेथड असल में प्रॉफिट और कैश के बीच के सारे पुल बना और तोड़ रहा है, कह सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जो इसे साफ कर देगा। मान लीजिए एक कंपनी का बजटेड प्रॉफिट 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए का है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, हम इसे वापस जोड़ देंगे, तो हम पहुंच गए 2.5 लाख पर। 2,50,000। अब वर्किंग कैपिटल, मान लीजिए देनदार 30,000 से बढ़ गए, मतलब लोगों से पैसा आना बाकी है, तो कैश फंस गया, तो इसे घटा देंगे। हाँ, तो अब हम 2,20,000 पर आ गए। और मान लीजिए लेनदार 20,000 से बढ़ गए, मतलब हमने सप्लायर्स को पेमेंट रोक रखी है, तो कैश हमारे पास ज्यादा है, तो इसे हम जोड़ देंगे। बिल्कुल। तो अंतिम आंकड़ा होगा 2,20,000 प्लस 20,000, यानी 2,40,000। सही। वाह, तो प्रॉफिट 2 लाख होने के बावजूद बिजनेस ने असल में 2,40,000 का कैश जनरेट किया है। ये तो बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। यही इसकी खूबी है। मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम किया था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अच्छा। उनके प्रॉफिट के आंकड़े शानदार थे, इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे, लेकिन वे अपने देनदारों से पैसा वसूलने में धीमे थे। तो कैश नहीं आ रहा था? नहीं। नतीजा, उन्हें अपनी टीम को सैलरी देने के लिए लोन लेना पड़ा। ये एडजस्टेड पीएनएल मेथड उन्हें पहले ही ये चेतावनी दे सकता था कि उनका प्रॉफिट हॉलो यानी खोखला है। ये तो बहुत पावरफुल टूल है, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, शुरू में लगता है। और हमारी तीसरी और अंतिम विधि है बैलेंस शीट मेथड। ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। हाँ, ये सबसे ऊपर से, मतलब 30,000 फीट की ऊंचाई से देखने जैसा है। अच्छा। ये विधि एक अनुमानित यानी बजटेड बैलेंस शीट बनाकर काम करती है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। हाँ, ये तो अकाउंटिंग का पहला नियम है। इस मेथड में हम बाकी सब कुछ फिगर आउट कर लेते हैं और जो भी गैप बचता है उसे कैश मान लिया जाता है। कैश यहाँ बैलेंसिंग फिगर है।
तो मतलब हम भविष्य की एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम कैश को छोड़कर बाकी सब कुछ, मशीनरी, बिल्डिंग, देनदार, लेनदार, लोन, सबका अनुमान लगाते हैं। हाँ, और फिर समीकरण को बैलेंस करने के लिए जो भी रकम चाहिए होती है वो कैश होता है। परफेक्ट। एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए एक कंपनी अनुमान लगाती है कि साल के अंत में कैश को छोड़कर उसके कुल एसेट्स 8 लाख रुपए के होंगे। ठीक है, 8 लाख के एसेट्स और उसकी कुल लायबिलिटीज और इक्विटी 7.5 लाख की होगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को बराबर करने के लिए एसेट साइड पर 50,000 की कमी है। और वही 50,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। अच्छा, ये तरीका ये बताता है कि अगर हमारे सारे अनुमान सही रहे तो साल के अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी दिखेगी और हमारे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। ये बैलेंस शीट विधि बहुत सैद्धांतिक लगती है। क्या कोई कंपनी असल में इस तरह से अपनी नकदी का अनुमान लगाती है या ये सिर्फ एकेडमिक अभ्यास है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। डे टू डे कैश मैनेजमेंट के लिए ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर इसे इस्तेमाल कौन करता है? बड़ी कंपनियां वे इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जरूर इस्तेमाल करती हैं। जैसे वे ये देखना चाहती हैं कि उनकी बड़ी योजनाएं जैसे कोई नया प्लांट लगाना या किसी कंपनी को खरीदना का साल के अंत में उनकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। ये एक मैक्रो लेवल व्यू है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं जो एक ही चीज, कैश को 3 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कुछ ऐसा है। पहला, रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड, जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत ये आपको बताता है कि अभी क्या हो रहा है। ये एक छोटे दुकानदार के लिए सबसे जरूरी है। ये ऑपरेशनल है। और दूसरा, एडजस्टेड पीएनएल मेथड, वो एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये लाभ को नकदी में बदलने पर फोकस करता है और क्यों का जवाब देता है। क्यों? हाँ, क्यों प्रॉफिट और कैश में अंतर है। ये सीईओ या सीएफओ को ये समझने में मदद करता है कि बिजनेस की प्रॉफिट इंजन असल में कैश जनरेट कर भी रही है या नहीं। ये एनालिटिकल है। और अंत में बैलेंस शीट मेथड, वो एक स्ट्रेटेजिक कंपास है। ये पूरी फाइनेंशियल पोजीशन पर फोकस करता है और बताता है कि अंत में आपकी स्थिति क्या होगी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ये स्ट्रेटेजिक है। तो ये केवल अकाउंटिंग की अलग अलग तकनीकें नहीं है, नहीं, बल्कि किसी व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को देखने के 3 अलग अलग लेंस हैं। बिल्कुल। एक आपको रोजमर्रा के मैनेजमेंट में मदद करता है, दूसरा आपकी कमाई की क्वालिटी को समझने में, और तीसरा आपको लंबी अवधि में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने में मदद करता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। सही विधि का चुनाव कंपनी के आकार, उसकी जरूरतों और योजना की अवधि पर निर्भर करता है। कोई एक तरीका बेस्ट नहीं है, बस मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो अगर मैं एक निवेशक हूं और किसी कंपनी को देख रहा हूं, तो मुझे उनके कैश बजट के बारे में क्या पता होना चाहिए? कौन सी विधि मुझे सबसे सच्ची तस्वीर देगी? एक निवेशक के तौर पर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड या कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो इसी पर आधारित है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाले पर क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां कंपनी की कमाई की असलियत सामने आती है। क्या कंपनी का बढ़ता हुआ प्रॉफिट असली कैश में बदल रहा है या वो सिर्फ देनदारों और इन्वेंट्री में फंसता जा रहा है? यहीं पर अच्छी और बुरी कंपनियों के बीच का फर्क पता चलता है। तो आज हमने कैश बजट तैयार करने की 3 मुख्य विधियों को समझा। सीधी साधी रिसीट्स एंड पेमेंट्स विधि, प्रॉफिट की कहानी को कैश में बदलने वाली एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस विधि, और बिग पिक्चर वाली बैलेंस शीट विधि। हाँ, इन सभी तरीकों का उद्देश्य भविष्य का अनुमान लगाना है। सही। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है, किसी व्यवसाय के लिए बड़ा जोखिम क्या है? अप्रत्याशित रूप से नकदी खत्म हो जाना या लाभहीन होना? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना दिलचस्प है कि एक कंपनी सालों तक बिना प्रॉफिट के चल सकती है अगर उसके पास कैश आ रहा है, जैसे कि कई टेक स्टार्टअप्स करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी भी कैश की कमी के कारण कुछ ही हफ्तों में डूब सकती है। अंत में कैश इज किंग सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये बिजनेस की सबसे कठोर सच्चाई है।